नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 7 मई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। यहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखते हुए सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 हिस्से में शामिल है। जो गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोग हैं, जो जनसंख्या का जो खास करके एक प्रकार से या फिर यूं कहें जो 2/3 हिस्सा है, उसमें कौन कौन सा राज्य शामिल है। और ऐसे में इसका राइट आंसर हमने आपको बतलाया था, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये सभी इसमें शामिल है। फाइनल आंसर जो बनेगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त ए, बी और सी तीनों। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बताएं कि वे मूल रूप से या फिर वे किस जिले के मूल निवासी हैं। ये प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं, यहीं के मूल निवासी हैं। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने हाल ही में 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि पदभार ग्रहण किया है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, क्रम के दृष्टिकोण से वे 49वें वायुसेना के उप प्रमुख हैं। ये क्रम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह की चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उन्होंने एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लिया है, जो कि 30 अप्रैल 2025 को हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। अच्छा, इसके अतिरिक्त एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी सिवान जिले के सिकलपुर गांव के मूल निवासी हैं। सिकलपुर एक जगह है सिवान में, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि नर्मदेश्वर तिवारी को उनकी सेवा के लिए 2025 में परम विशिष्ट सेवा पदक, 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक और इससे पहले 2008 में वायुसेना पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिन्हें आप यहाँ पर रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, इनके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ जरूरी जानकारियों में, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है भारतीय सेना की, वर्तमान में सेना प्रमुखों की बात करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। कई बार यहाँ पर कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखिए, थल सेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायु सेना प्रमुख वर्तमान में यानी कि एयर मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। जबकि वहीं पर नौसेना प्रमुख की बात करें, एडमिरल की बात करें तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और इसके अतिरिक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की बात करें तो जनरल अनिल चौहान है। अच्छा, इनसे पहले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। इनको लेकर हमने जानकारी दिया था कि वर्ष 2021 में तमिलनाडु में नीलगिरी जिला में कुन्नूर नामक जगह पर, आपको ध्यान रखना है, ये एक भारतीय वायुसेना का विमान था। इस विमान का नाम आपको ध्यान रखना है MI-17V5। इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात इन पर उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की दुर्घटना स्थल पर मौत हुए थे। कौन थे पहले सीडीएस भारत के? तो बिपिन रावत। ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, कई बार हमने चर्चा किया है। और यहाँ पर यह विमान का नाम भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विनोद कुमार गुंजियाल को अभी हाल ही में बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में आयोजित होना है, इसको ध्यान रखते हुए कुछ जानकारी उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर विनोद कुमार गुंजियाल की, अभी ये हाल ही में बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए, जिन्हें आप यहाँ पर एक्चुअली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दरअसल वे बिहार कैडर के 2007 बैच के अधिकारी हैं। आपको
ध्यान रखना उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो 1996 बैच के IAS अधिकारी HR श्रीनिवास का स्थान लिया है। फिलहाल ये 2-3 पॉइंट ही मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो आपके बीच हमने रखा है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात चूंकि हो रही है आगामी विधानसभा चुनाव की, हालांकि विधानसभा को लेकर कई सारी जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। एक तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर यहाँ पर शॉर्ट में कुछ इंफॉर्मेशन आपके बीच हमने रखा है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो विधानसभा की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय में जो पूछे जाने की संभावना बनती है, उनमें ये 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि है बेसिक सा पॉइंट, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी भी राज्य में विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और विधानसभा का जो नेता होता है उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता कहलाते हैं। राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। जिस प्रकार से संसद के 2 सदनों में अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 60 हो सकती है। अच्छा, एक सवाल और, बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, वो चीजें यहां पर लिखी गई। ये सभी लोग जानते होंगे कि 243 सीटें हैं, लेकिन यहीं से आपको इंटरव्यू या फिर किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 243 सीटें तो जरूर है, लेकिन इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व है या फिर आरक्षित है, तो 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न सिपरी की रिपोर्ट से संबंधित है। देखिए, सिपरी की हालिया जारी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। अभी हाल ही में जो खास करके रिपोर्ट आई है सिपरी की, उसमें इस बात का खुलासा हुआ। डिटेल में हम इसको देखेंगे, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान से तुलना करें सैन्य खर्च के मामले में तो लगभग 9 गुना आगे है अपना भारत, लगभग 8.5 भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विकल्पों के आधार पर आपको चयन करना है। विकल्प में 9 गुना लिखा गया है, जो कि 8.5 के ज़्यादा करीब है, तो यही हम इसको चुनाव करेंगे आंसर के रूप में, विकल्प नंबर डी। अब आपको बता दूं कि सिपरी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत टॉप 5 में शामिल है, 5वें नंबर पे है इस समय। और ये रिपोर्ट किसकी है, तो सिपरी की है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पर ये मतलब आंसर जो है इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें इस दृष्टिकोण से थोड़ा अलग हो सकता है। कई बार होता है कोई और भी अगर संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी होती है तो वहाँ पर ये आंकड़े में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही जरूर, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो ये जरूरी हो जाता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ चुके हैं। चलते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। दरअसल 2024 में भारत का सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर रहा, जो कि 2023 की तुलना में 1.6% की ये वृद्धि को दर्शाता है। सैन्य खर्च के मामले में ये तो डेटा आप ध्यान रखेंगे ही कि बढ़कर कितना हुआ है, लेकिन 2023 से तुलना करें तो इसमें ये वृद्धि जो ग्रोथ हुई है ये भी कहीं ना कहीं उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये तमाम डेटा को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जो शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देश हैं उनमें अमेरिका जो है ये प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः चाइना, रशिया, जर्मनी और अपना भारत जो है ये 5वें स्थान पर है इसमें। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि ये 5 देश जिसकी एक्चुअली हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं जो सैन्य खर्च के मामले में पूरी दुनिया में इस समय शीर्ष पर है, तो ये केवल 5 ऐसे देश हैं जो कि कुल वैश्विक हथियार खर्च का ये 60% हिस्सा यानी कि 60% पूरी दुनिया का ये कवर कर लेता है। ठीक है, ये 5 देश कौन से हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी और अपना भारत। आई होप ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नवीनतम इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सैन्य खर्च है पाकिस्तान से लगभग 9 गुना अधिक है। तकरीबन यहाँ पर लगभग शब्द का जो प्रयोग किया गया ये आप जरूर ध्यान रखेगा और विकल्पों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली अगर हम बात करें भारत की तुलना करें पाकिस्तान से, तो यहाँ पर वो पॉइंट आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सैन्य खर्च के मामले में 29वें स्थान पर है, जो कि 2024 में हथियारों पर करीब 10.2 बिलियन डॉलर खर्च किया है। तो 10.2 से जब डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर ध्यान आपको रखना है, भारत का जो एक्चुअली यहाँ पर सैन्य खर्च है 86.1, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे 10.2 से तकरीबन मान के चलिए 8.5 के आसपास आता है, 8.44 ऐसे समथिंग कुछ आता है। तो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 9 गुना लगभग यह
है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी जानकारी इस प्रश्न से हमें मिल जाती है। तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। इसका PDF फाइल आपको BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से तमाम PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों के आधार पर बताएं कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। देखिए, इस प्रश्न का राइट जो आंसर है यह है जापान। इसका आयोजन जापान में होना है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपको बता दूं यहाँ पर कि एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन है ये 20वां संस्करण होगा, जो कि 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची प्रांत और नगोया में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों जगहों पर ये जापान की मेजबानी में 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होना है। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर 2026 की, लेकिन इससे अगला जो संस्करण है ये 2030 में दोहा कतर में आयोजित होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 2034 में ये आपको ध्यान रखना सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। ये तमाम बातें जो घोषणा नवीनतम हुई है उसके आधार पर यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। अच्छा, एशियाई खेलों की बात हो रही है तो भारत के संदर्भ में कई सारे पॉइंट मेरे दृष्टिकोण से आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेलों के उद्घाटन की बात करें तो वर्ष 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था या फिर शुभारंभ हुआ था। और भारत इस इवेंट में यानी कि पहले एशियाई खेलों में 51 पदक जीतकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। यानी कि पदक तालिका की जो बात हो रही है, जापान इसमें पहले स्थान पर रहा, भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा। अच्छा, दूसरी बार, ये तो भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ, इसके बाद दूसरी बार भारत ने वर्ष 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया था। अब यहाँ से ये दोनों पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही। अब इसी से एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाता है कि अभी तक सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब भारत एशियाई खेलों की मेजबानी किया है, एक वर्ष 1951 में और एक वर्ष 1982 में। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछले संस्करण की बात करें जो इसका 19वां संस्करण आयोजित हुआ, ये चाइना में आयोजित हुआ था। एक्चुअली उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी आपके बीच है कि हाल ही में 19वें एशियाई खेल और चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन है ये चाइना में किया गया था, जिसमें कि भारत क्रमशः 107 पदक जीता। और यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है एशियाई खेलों की। 19वां एशियाई खेल में भारत 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा, जबकि वहीं पर चौथा पैरा एशियाई खेल में 111 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया था। ये दोनों को क्रमशः यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और ये सभी चीज़ें आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जंगलों की अवैध कटाई और अतिक्रमण पर AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला राज्य कौन बना है जो इस तरह की पहल को अपनाया है। राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर इनसे संबंधित जानकारी आपके बीच हमने रखा, एक एक करके सभी को आप देखिए। मध्य प्रदेश हाल ही में भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। दरअसल इसका उद्देश्य वन संरक्षण में सुधार करना है। अच्छा, कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश को लेकर आपने बहुत सारे न्यूज सुने होंगे। ऐसे भी अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की तो मध्य प्रदेश में है। इसी को एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करने की दृष्टिकोण से ये अभी हाल ही में किया गया है। AI आधारित या फिर रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा और ये अपनी तरह का, मतलब इस तरह का ये पहला पहल है जो मध्य प्रदेश में किया गया है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर वृक्षों के संरक्षण की हो रही है तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको अभी पुनः से हम देने वाले हैं और ये जानकारी है चिपको आंदोलन से संबंधित। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच रखा गया है आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए। चिपको आंदोलन की बात करें तो पेड़ों के हो रहे अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले में यह शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। दरअसल इसे रोकने के लिए यानी कि वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी इसको रोकने के लिए वहां की यानी कि स्थानीय महिलाएं जो थी ये वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जो एक्चुअली तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस प्रकार से वृक्षों को संरक्षण प्रदान वो करती थी और ये आंदोलन काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। और इस दौरान एक नारा भी दिया गया था कि जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार।
ये इसका एक नारा था जो इस दौरान दिया गया था। और विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन का जो जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ चिपको आंदोलन कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी और भी हमने इसी तरह की अभी हाल ही में आपको दिया था कि हाल ही में 12 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के मशहूर पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दरीपल्ली रमैया का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने आपको बतलाया था कुछ समय पहले। अच्छा, उनका नारा था जो एक्चुअली उनके गले में लगा हुआ रहता था, एक मतलब वो कुछ प्रकार की एक धारण करते थे, उसमें वो मतलब ये जो नारा आप यहाँ पर देख रहे हैं या फिर एक श्लोक आप यहाँ पर देख रहे हैं वो वहाँ पर लिखा हुआ रहता था। तो उनका नारा था कि वृक्षो रक्षिता रक्षिता, यानी कि पेड़ बचाओ या तुम्हें बचाएगा। जैसे कि सनातन धर्म में एक इसी प्रकार का श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वृक्षो रक्षति रक्षिता, ये इनका नारा था जिसका अर्थ होता है पेड़ बचाओ यह तुम्हें बचाएगा। अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है वृक्षों को काटे जाने को लेकर। दरअसल ये प्रश्न था, एक्चुअली इसको लेकर जानकारी हम तो पहले ही आपको दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः आपके बीच हमने रखा है। देखिए, एक शख्स है शिव शंकर अग्रवाल। इस शख्स के द्वारा 18 दिसंबर 2024 को 454 पेड़ काटे गए थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर प्रति पेड़ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। और फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी बदतर है। दरअसल ये अभी इस वजह से खबरों में आया, एक्चुअली ये तो घटना 2024 की है, अभी ये फैसला जो सुनाया गया इस वजह से खबरों में आया है। आपको ये भी समझना कि ताज ट्रेपेजियम जोन उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल और अन्य विरासत स्मारकों के आसपास तकरीबन 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में ये 454 पेड़ काटा गया है, जिसको लेकर ये फैसला अभी सुनाया गया है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बतला चुके थे। इनका नाम क्या है, तो शिव शंकर अग्रवाल। चलिए, फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखिएगा ताज ट्रेपेजियम जोन को लेकर जो एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक प्रकार से न्यूज का रूप ली है, एक प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखना है। आते अगले प्रश्न पे। देखिए, छोटा प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में देश के पहले वृहद भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली नाम लिखा गया इनमें से विकल्पों में देखें तो सर्वम एआई का चुनाव किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत के पहले स्वदेशी वृहद भाषा मॉडल के विकास की जिम्मेदारी बेंगलुरु स्थित, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई को सौंपी है, जो कि इंडिया एआई मिशन के तहत ये भारत के स्वदेशी वृहद भाषा मॉडल के विकास को लेकर ये जिम्मेदारी ये सर्वम एआई को सौंपी गई है। अच्छा, यहाँ पर सर्वम एआई को लेकर हमने हालांकि कई बार बतलाया है, लेकिन एक्चुअली अभी हम बात करेंगे इंडिया एआई मिशन की स्थापना की या फिर इसकी शुरुआत की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, यह देश के विकास लक्ष्यों को एक साथ संरक्षित, मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का एक रणनीतिक पहल है। हालांकि अभी ये शुरुआती चरण में है और इसको लेकर ये घोषणा जो हुई थी या फिर मंजूरी जो दी गई थी, ये कब दी गई थी, तो 7 मार्च 2024 को। अच्छा, एक कमेंट मुझे बराबर देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, और साथ ही साथ कई बार पहले भी आप लोगों ने ये प्रश्न हमसे पूछा है कि सर आगामी 71वीं बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए इस समय कब से कब तक का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। आपको बता दो कि अभी पहले तो 2025 वाला पूरा क्लियर कीजिए, जो क्लासेज एक्चुअली हमने आपको प्रोवाइड किया, जो मटेरियल आपको मिला है उसको 2025 वाला पूरा कर लीजिए, और 2025 वाला जो निरंतर क्लासेज आते रहेगा उसे आपको छोड़ना नहीं है, उसे निरंतरता के साथ देखना है। अब उसके बाद 2024 में हम इंटर करते हैं, तो 2024 में आप दिसंबर से स्टार्ट कीजिएगा, फिर पीछे जाते जाइएगा, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, इसी प्रकार से जाते जाते कम से कम आपको जनवरी तक जरूर जाना है। मेरा ये सजेशन है कि आप जनवरी तक जरूर जाइएगा, जो महत्वपूर्ण है उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे बात हुई है 7 मार्च 2024, मतलब इस प्रश्न में, इस पॉइंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही के दिनों में कुछ प्रश्न ऐसे भी हमें देखने को मिले हैं एग्जाम में जो 2 से 4 वर्ष पुराने भी पूछे गए हैं, और 1-2 प्रश्न तो ऐसे थे कि 7 से 8 साल पुराने थे जो नवीनतम तथ्यों से रिलेट करके पूछे गए थे। तो तकरीबन नवीनतम पैटर्न के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 15 से 18 माह का करंट अफेयर्स
हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एग्जाम में करंट अफेयर्स में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, इसी दिशा में हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक आता है, अभी अप्रैल संपन्न हुआ है, तो अप्रैल का जो PDF है मासिक करंट अफेयर्स का, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाओं का संग्रह होता है, वो आपको दिया जा चुका है। आप यहाँ पर इसी PDF को देख रहे हैं आप लोग अपने कोर्स में। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं कैसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। आपका जो भी कोर्स है, चाहे वो BPSC वाला कोर्स है या फिर करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, वहाँ पर जाइए, करंट अफेयर्स सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स दिखेगा, मंथली करंट अफेयर्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर 2025 को सिलेक्ट कीजिए और वहीं पर आपको ये PDF दिख जाएगा। हालांकि इसका वीडियो अभी नहीं आया है, वीडियो बिहार स्पेशल का जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के टेस्ट की अप्रैल 2025 के, तो 2 वीडियो हमने इसी सीरीज में आपको प्रोवाइड किया है। कल वाला जो पिछला क्लास था, वहां पर भी आपका एक्चुअली अप्रैल 2025 का ही टेस्ट हुआ था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, BPSC एग्जाम के प्रिपरेशन में जितने लोग लगे हुए हैं, आपको बता दो कि आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे थे कि सर ऑफर हम देख ही नहीं पाए, हम ज्वाइन ही नहीं कर पाए, तो ऑफर की डेडलाइन इसे पुनः बढ़ा दिया गया और इसे बढ़ाकर कर दिया गया 31 मई। और खास बात यहाँ पर यह है, आपको बता दूं एक बड़ी घोषणा, ये ऑफर इसलिए भी यहाँ पर आपके बीच आया है क्योंकि एप्लीकेशन पे हमारा 50,000 जो फैमिली है वो पूरा होने वाला है। कुछ समय में आपको BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे 50K शो करेगा। हालांकि वो हो चुका है, लेकिन आने में वो देरी है, एप्लीकेशन पे शो करने में वो थोड़ी सी देरी है। तो 50,000 लोग हमारे साथ एप्लीकेशन पे बने हैं। आप इस कूपन कोड के साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं, तो BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा, खास करके मील का पत्थर साबित हो सकता है। जिस प्रकार से चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में हम सिर्फ आपको फुल लेंथ टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी सम्मिलित हैं। फुल लेंथ टेस्ट 70 आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 71वीं BPSC के लिए सिलेक्टेड करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, बिहार स्पेशल का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, बिहार स्पेशल सामान्य अध्ययन जो GK है उसका टेस्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। और प्रॉपर जो टेस्ट होगा उसकी संख्या है 220 और करंट अफेयर्स का तो अनलिमिटेड टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। जब तक प्रिपरेशन अच्छी तरह ना हो जाए, यहाँ पर आप एकदम हमारे साथ बने रह सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 155वीं जयंती अभी हाल ही में उनकी मनाई गई। देखिए, 30 अप्रैल 2025 को भारतीय सिनेमा का जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती मनाई गई है। देखिए, दादा साहब फाल्के के मूल नाम की बात करें तो धुंडी राज गोविंद फाल्के इनका मूल नाम है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दरअसल उनका जन्म 1870 में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में हुआ था और उन्होंने वर्ष 1913 में भारतीय सिनेमा के लिए पहली फिल्म बनाई थी, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक फुल लेंथ वाली फीचर फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा का जनक की संज्ञा दिया गया था, या फिर इसे मतलब संबोधित किया जाने लगा, मतलब इस नाम से, भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से इन्हें संबोधित किया जाने लगा। किन्हें? तो दादा साहब फाल्के साहब को। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पर समझना, ध्यान रखना है। अच्छा, इनसे जुड़ी भी कुछ और भी बातें हैं। दरअसल भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के की विरासत को जिंदा रखने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो भारतीय सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान है, जो कि अभी वर्तमान समय में दिया जाने वाला ये भारतीय सिनेमा का या फिर बॉलीवुड का सर्वोच्च सम्मान है। शुरुआत हुई थी 1969 में और आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत 1969 में जो हुई थी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसी वर्ष 1969 में ही देविका रानी को पहला पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये पहली पुरस्कार विजेता है देविका रानी, जो कि एक VVI पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को लेकर भी जानकारी दिया है। ये चीजें हमने आपको बताया था कि ये इसका चौथा संस्करण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड अर्थात IMF द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, 25-26 की बात हो रही है तो अर्थव्यवस्था की बढ़ने की उम्मीद है 6.2% से। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हालिया जारी अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में, आईएमएफ की इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 25-26 में 6.2%, वहीं पर अगले वित्त वर्ष 26-27 में 6.3% से बढ़ने का आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में। साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इसका भी जिक्र किया गया है, जो कि इस लिहाज से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली 2025 में यानी कि इसी साल भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, कुछ बातें और भी यहाँ पर हम बात करें अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। इस समय जो दुनिया की सबसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें एक तो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, फिर तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे पे जापान और 5वें पे है इसमें अपना भारत। अच्छा, सैन्य खर्च में भी भारत इस समय वर्तमान में जो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर अभी हमने जानकारी दिया उसमें भी 5वें स्थान पर है। तो फिलहाल ये खास करके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ जानकारी और, दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी S&P ग्लोबल की, दरअसल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी अभी आई एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। S&P ग्लोबल की एक नवीनतम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और इससे आगे कौन कौन रहेगा तो अमेरिका और चाइना, भारत अपना तीसरे स्थान पर आ जाएगा, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जीडीपी अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर कुछ जानकारी लिखी गई, आई होप शायद आप लोग जानते होंगे और निश्चित तौर पर जानते होंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, यूट्यूब इंडिया ने निम्नलिखित में से किन्हें कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, भारत में यूट्यूब इंडिया ने कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त अभी किया है गुंजन सोनी को। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में गुंजन सोनी को देख सकते हैं। यहाँ पर वह चीज़ लिखा गया कि यूट्यूब इंडिया ने हाल ही में कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में यानी कि एमडी के रूप में गुंजन सोनी को नियुक्त किया है। इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, उन्होंने पूर्व कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ईशान चटर्जी का स्थान लिया है, जो कि अब जियो स्टार में नई भूमिका में है। जियो हॉटस्टार या फिर जियो स्टार में वे अब कार्यरत हैं। अच्छा, यहाँ पर यूट्यूब की बात हो रही है, चूंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको लेकर स्थापना आदि को लेकर एग्जाम पर्पस मतलब एग्जाम में पूछे जाने योग्य यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन, जो कि वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं, ये ध्यान रखिए। यूट्यूब की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। स्थापना स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम के द्वारा किया गया था। और यूट्यूब के इतिहास का अगर सबसे पुराना वीडियो की बात करें या फिर ये बोलें कि यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो कौन सा था, तो जावेद करीम नाम के आईडी से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और वो वीडियो का जो टाइटल था, जो वहाँ पर जो टाइटल था वो लिखा गया था मी एट द जू। आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि यूट्यूब का ओल्डेस्ट वीडियो जो है वो कौन है, तो आपको वही दिखेगा मी एट द जू, जो कि जावेद करीम नामक शख्स के आईडी से अपलोड हुआ था। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के इस समय सीईओ की बात करें, जो कि मेरे दृष्टिकोण से लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपके बीच इस चीज़ों को रखा है। आप वही सारी चीज़ों को यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, गूगल के जो सीईओ हैं वर्तमान में सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 1 से लेकर 4 मई 2025 तक वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन का आयोजन किया गया। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ये अभी हाल ही में मुंबई में किया गया है। देखिए, ये वर्ल्ड जो खास करके वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट 2025 अर्थात वेब्स कार्यक्रम की बात करें तो इसका आयोजन मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में अभी हाल ही में 1 से लेकर 4 मई 2025 तक किया गया है। अच्छा, यहाँ पर इसके आयोजन को लेकर एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित यह वैश्विक आयोजन अपनी तरह का सबसे बड़ा और पहला सम्मेलन है, जो कि भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग में यानी कि एंटरटेनमेंट उद्योग में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने का महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। ये इस तरह का पहला प्रयास है, पहला पहल है, या फिर ये बोल सकते हैं ये इसका उद्घाटन संस्करण है, जो अभी हाल ही में मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में 1 से लेकर 4 मई 2025 तक यहाँ पर आयोजित हुआ है।
अच्छा, यहाँ पर इसमें आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में खबरों में रहा वेब्स क्या है। तो ये चीज़ें जो हमने आपको बतलाया है इसे जरूर ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट बोर्ड ने महिला व बालिका क्रिकेट से ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में 2 मई 2025 को ट्रांसजेंडर महिलाओं को या फिर ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं और लड़कियों के मैचों में प्रतिस्पर्धा करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि महिला और बालिकाओं के खेल में मतलब उन्हें शामिल होने को लेकर के ये प्रतिबंध लगा गया, मतलब वो अब इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। और ये किसके द्वारा लगाया गया है? तो इंग्लैंड और वेल्स जो क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा। अच्छा, चूंकि क्रिकेट की बात हो रही है तो हाल ही में अप्रैल 2025 में भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और वहीं पर महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर जॉर्जिया वॉल को मार्च 2025 के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चीज़ें हालांकि हम विस्तृत तौर पर आपको बतला चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही थी क्रिकेट की, इसी वजह से यहाँ पर हमने रिविजन पर्पज से आपके बीच रखा है। अच्छा, एक जानकारी और, अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2025 को पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये इनका दूसरा कार्यकाल है जो अभी हाल ही में आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक जानकारी और भी है यहाँ पर। दरअसल विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 की विजेता सूची की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला ये जसप्रीत बुमराह को मिला जो भारत के हैं। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड मिला भारत की ही स्मृति मांधना को, जबकि वहीं पर बेस्ट T20 क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला ये वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन को दिया गया। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर को लेकर भी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं 12वें प्रश्न पे। देखिए, अमान जॉर्डन में आयोजित पहली अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत को पदक तालिका में 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिला के अंडर 15 और 17 वर्ग में भारत ने 15 स्वर्ण से सिल्वर यानी कि 6 रजत और 22 ब्रॉन्ज अर्थात 22 कांस्य पदक अपने नाम किया। तो कुल मिला के पदक तालिका में भारत को तीसरा स्थान मिला। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? विस्तृत तौर पर चीज़ें हमने आपको बतलाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक बात और, जो एक्चुअली ऑफर को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे थे, ऑफर की जो समय सीमा ये बढ़ा दिया गया है। आप लोग इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि सर मैं नहीं ज्वाइन कर पाया, एक बार ऑफर पुनः से लाइए। तो हमारे टीम के द्वारा ये ऑफर पुनः आपके लिए उपलब्ध है 31 मई 2025 तक। आपको ध्यान रखना, इस कूपन कोड के साथ आपको यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करना जिसमें आपको टेस्ट सीरीज आदि मिल जाएगा। अच्छा, यही वाला कोर्स है जो आप लोग परचेज करेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।